हिंसा, बवाल और उत्पात के बाद अब क्या किसान संगठनों में ही दो फाड़ हो गया है? क्या आपस में उनकी एकजुटता समाप्त हो गई? अब वो एक नहीं रहे। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारे बेहद खास शोआड़ी में आप सबका स्वागत है। देश की शान लाल किले को लहूलुहान करने वाले दंगाई और उस उत्पाती भीड़ को भड़काने वाले, साजिश करने वाले एक एक करके एक्सपोज हो रहे हैं, जिनके इशारे पर देश की राजधानी में गणतंत्र दिवस के दिन असल में चीजें बंधक बनी नजर आईं। अब उनके चेहरों से नकाब उठ रहे हैं। आज की अड़ी में बात होगी अन्नदाताओं को अराजकता पर उतारू करने वाले नेताओं के बारे में। साथ ही दिखाएंगे भीड़तंत्र के हाथों कैसे जख्मी हुई राजधानी और इनकी सुरक्षा में तैनात जवान। लेकिन पहले यह बड़ी खबर देख लीजिए। कुछ किसान संगठनों के आंदोलन से हटने पर बेफरे राकेश टिकैत। टिकैत ने कहा, यह धरना चलेगा, इसे कौन रोकेगा। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के नेता वीएम सिंह ने टिकैत पर लगाए हैं आरोप। किसान संगठन भानुगुट ने भी किया है धरना खत्म करने का ऐलान। टिकैत ने लाल किला मामले से पल्ला झाड़ा, कहा हमारा कोई लेना देना नहीं था। लाल किले के बवाल में दीप सिद्धू बीजेपी का है, राकेश टिकैत ने कहा, और उसने ही कराया है यह सारा बवाल। राकेश टिकैत वो ये कहते हुए कि जो आंदोलन समाप्त कर रहे हैं उनकी नीयत ठीक नहीं, और उनका ये कहना यह भी है कि जिसने लाल किले में झंडा फहराया वो तो भारतीय जनता पार्टी का आदमी था। अरे ये धरना चलेगा, हमारा कौन रोकेगा इसे धरने को? कैसा लाल किले में ये धरना चलेगा, FIR भी झेल लेंगे, धरना भी झेल लेंगे। हिंसा नहीं होगी, लेकिन अब तो हिंसा हिंसा किसने करी? अब ये तो आप बताएंगे। अरे कहाँ हुई हिंसा? गाजीपुर से जो पुलिस प्रशासन लाल किले पे जो कुछ हुआ, लाल किले पे हमारा कोई वो नहीं था। लाल किले पे हमारा कोल नहीं था। जो सरकार ने ऑथेंटिक वो दिया उस पर हमारा था। पुलिस ने दिल्ली में अंदर जाने का रास्ता दिया। कैसा मामला है कि जहाँ अरे दीप सिद्धू कौन बीजेपी के था, इशारे पर काम हाँ करता पूरा करा है। यूनियन के नेता राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। कल दिल्ली में हिंसा हुई, ये वादा लाल किले के पास ITO के चौराहे पर काफी हिंसा देखने को मिली। नेताओं ने एक तरह से जिम्मेदारी ली थी, पुलिस ने परमिशन दी थी, कैसे देखते हैं? अच्छा, वो कौन लोग थे जिन्होंने नक्शा बनाया? रास्ते देने के बाद में उस पर बैरिकेटिंग करी, ये किसके कहने से करी? कौन था इनका जो गारंटर था पुलिस का? मतलब दिल्ली में जाने के लिए रास्ते फ्री है, वैसे बैरिकेटिंग करोगे, इनकी जांच होगी सबकी। तो आप किसे जिम्मेदार मानते हो? अरे प्रशासन को। हम देख रहे थे लंबे समय से किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कल जो दृश्य देखा कि पुलिस पर भी हमला किया, पुलिस ने भी हमला किया किसानों पर, वो तो करवाना ही था भाई, सरकार की यही तो नियत होती है। और दीप सिद्धू के बारे में क्या कहेंगे? वो आया बीजेपी का है भाई, बीजेपी का हो तो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि दीप सिद्धू बीजेपी के तरफ से उनके कहने पर काम कर रहे थे और सरकार की कहीं ना कहीं साजिश है। जो हिंसा कल दिल्ली में देखने को मिली है, राकेश टिकैत उसके पीछे सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ मानव यादव, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। और दिल्ली हिंसा के बाद किसान संगठनों में बड़ी फूट नजर आ रही है। वीएम सिंह ने कहा है कि हम अपना आंदोलन यहीं खत्म कर रहे हैं, हम 26 जनवरी के बाद रैली निकालना चाहते थे। वीएम सिंह ने कहा टिकैत ने दूसरे रूट पर जाने का दबाव बनाया। वीएम सिंह के मुताबिक टिकैत ने नहीं मानी हमारी बात, कहा वीएम सिंह ने। वीएम सिंह अखिल भारतीय किसान मजदूर संगठन के प्रतिनिधि हैं और वो अपना आंदोलन अब फिलहाल विड्रॉ कर रहे हैं। और उनका कहना यह है कि राकेश टिकैत ने हमारी बात नहीं मानी, हमें उस रूट पर जाने के लिए कहा जिस पर नहीं जाना था। इस अहम मुद्दे पर वीएम सिंह से बातचीत की TV9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र भाटी ने। किसान नेता सरदार वीएम सिंह जी हमारे साथ हैं। वीएम सिंह जी, कल के दिन को आप कैसे देखते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण। किसको जिम्मेदार मानेंगे? जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी सबको। प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि जब उनको मालूम था कि लाल किले पे खतरा है, उनको मालूम था कि किसी सिख संगठन ने पहले ही कहा था कि हम इतने करोड़ रुपए देंगे जो आदमी झंडा फहराएगा, तो उनकी जिम्मेदारी नहीं थी प्रोटेक्ट करना। आप प्रशासन को जिम्मेदार बता रहे हो, किसान और किसान संगठनों की कितनी जिम्मेदारी आप मानते हैं? मैंने कहा सबकी है। अब जिस किसान नेता ने ये काम किया है उसकी भी उतनी जिम्मेवारी है, जो किसान वहां पहुंचे उनकी भी जिम्मेवारी है। ये उनको देखना है कि किसकी जिम्मेवारी कहां ठहरानी है, पर इसका नतीजा निकलना चाहिए। ये नहीं हो कि ठंडे बस्ते में आ जाए, नतीजा निकलना चाहिए। जिन्होंने गड़बड़ करी है वो ऐसी गड़बड़ बार बार ना करें, क्योंकि आज किसान नेता फैशनेबल हो गया बनना। कौन नेता हैं वो? मैं कह रहा हूँ किसान नेता बनना ही फैशनेबल हो गया है। कौन नेता हैं वो? अरे आप गिनती कर लो ना यार। आप हमने पहले कहा कि जो कल की घटना हुई है
उसके बाद मुझे नहीं लगता कि जो लोग गाजीपुर में यहाँ पर हैं उनके साथ हम संयुक्त प्रोग्राम बना के आगे चल सकते हैं, जिस पे अगर एक आ जाए कि भी आपने जो है विश्वासघात किया है, हमें एक जगह डेजिग्नेटेड रूट पे जानता आप नहीं गए हो, तो इसलिए जो है वापस कर रहे हैं। आपका इशारा राकेश टिकैत जी की तरफ है क्या? खुल के बोल दिया, तुम क्या बात करते हो? खुलकर नहीं बोला गया, इसीलिए हमारे संवाददाता एक बार फिर से सवाल कर रहे थे। बहरहाल अगर खुलकर नहीं भी बोला जाए तो ये इशारे भी समझाने के लिए काफ़ी हैं कि असल में अब ये सब किस तरफ चल रहा है। अपराजिता सारंगी MP हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं। डॉक्टर अजय कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता हैं SP के, हमारे साथ इस चर्चा में। मास्टर शिवराज सिंह अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के, और M द्विवेदी पूर्व DGP हैं UP के। आप सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं। इसके अलावा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार कुंदन आपको नजर आ रहे हैं, जो कि लाल किले से जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत शर्मा चिल्ला बॉर्डर से हम तक खबर पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले तो पुनीत, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या वहां से टेंट वगैरह निकलने शुरू हो गए हैं, और क्या वहां जो आंदोलनकारी जमा थे क्या वो अब विड्रॉ करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन ठाकुर के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी दिल्ली में हुआ, जो लाल किले पर झंडा फहराया गया, उससे दुखी हैं, आहत हैं, और इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर धरना खत्म किया और यहाँ से किसान फिलहाल चले गए। और यहाँ पर सामान जो 58 दिन से इस रास्ते को बंद करके यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा था, आप देखिए कि टेंट यहाँ से बिल्कुल, यहाँ से जो टेंट है उनको खाली किया गया है। यहाँ पे जो उनका राशन का सामान था उसको हटाया जा रहा है, और बाकायदा ये जो ट्रक है इसके अंदर सारे सामान भरे जा रहे हैं। कई ट्रक सामान जा चुका है, और उसके बाद यहाँ से सामान जो है टेंट्स में रख के जाया जा रहा है। और उसके बाद अब यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, और जो 58 दिन से रास्ता बंद था, फिलहाल नोएडा से दिल्ली जाने वाले इस रास्ते को भी थोड़ी देर में जो पुलिस है वो खोल देगी। फिलहाल सारा सामान यहाँ से हटाया जा रहा है, और कुछ घंटों में ये रास्ता दोबारा एक बार खोला जाएगा। कुमार कुंदन, आपसे बहुत जल्दी से यह सवाल, कुल मिलाकर लाल किले की घटना के बाद यह फैसला लिया जा रहा है, या ये शायद कुछ किसान संगठनों ने पहले ही सोचा होगा कि 26 जनवरी को कल्मिनेट हो जाएगा ये? क्योंकि हमको यह भी मालूम है कि फरवरी में संसद कूच का कार्यक्रम इन लोगों ने बनाया हुआ था। देखिए दिनेश, इसको समझना पड़ेगा कि कौन से किसान संगठन वापस ले रहे हैं। जहां तक VM सिंह की बात है, ये संयुक्त किसान संगठन के नेता नहीं थे, ये विज्ञान भवन में होने वाली बैठक में भी नहीं जाते थे, और इनके बारे में यह माना भी जाता था कि ये थोड़ा नरम गुट के आदमी हैं। असली परेशानी सिंधु बॉर्डर या टीकरी बॉर्डर या गाजीपुर जो टिकैत हैं उनके गुट को लेकर है, पहली चीज़। दूसरी भी जो आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल लाल किले की परिणति है। कल जिस तरीके से लाल किले पर चढ़ के कुछ किसान के रूप में उपद्रवी लोगों ने यहाँ पे तमाशा किया, झंडे फहराए, उसको लेकर और जो हिंसा हुई, जिसमें 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, पत्रकार घायल हुए, आम लोग घायल हुए हैं, उसके बाद से कहीं न कहीं तो ये दो महत्वपूर्ण बातें आपने कही कि यहाँ जहां से हट रहे हैं ये वो लोग हैं जो कदरन सॉफ्ट समझे जा रहे थे, और जिनको वहां पर भी नहीं देखा गया जब ये 11 दौर की बातचीत हुई। और दूसरे आप ये भी बता रहे हैं कि निश्चित रूप से ये जो हो रहा है ये निश्चित रूप से लाल किले की घटना के बाद हो रहा है। अब क्योंकि हमारे पास एक पर्सपेक्टिव पूरा मौजूद है, अब हम मेहमानों के पास चल सकते हैं, लेकिन इसमें ये जो बात आ रही है कि अब दरकाव आ गया, दो फाड़ हो गए किसान संगठन, और अब आंदोलन वैसा नहीं चल पाएगा। जरा मास्टर शिवराज जी से ये समझ लें कि क्या उनको भी यही दिखाई दे रहा है? जी धन्यवाद आपका। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के किसान का है, जब से देश आज़ाद हुआ या देश आज़ाद होने से पहले आज तक किसान बेचारा दुखी रहा, उसे उसकी फसलों का मूल्य तक नहीं मिल पाया। पूरा देश MRP पे चलता है, इसको MSP नहीं मिल पाई। जहां सरकार किसानों की बहुत सारी मांग मानने को तैयार थी, वहां कल जो एक कृतज्ञ हुआ है लाल किले पे, किसी विशेष धर्म का झंडा फहराया गया है, तिरंगा का अपमान किया गया है, झांकियों से तोड़फोड़ की गई है। जो हमारी झांकी थी लाल किले में, पूरे लाल किले में तो घुस के हुड़दंग मचा गया है, पुलिस प्रशासन के साथ मारपीट की गई है। इससे पूरा देश दुखी है, और किसानों की जो मांग मानी जानी थी, आज मुझे लग रहा है सरकार उन मांगों को भी अब मानने से इनकार कर देगी। सरकार की भी बल्ले बल्ले हो गई, और किसान बेचारा जहां है वहीं की वहीं रह गया। मैं घोर निंदा करता हूं। किसकी गलती है? मैं घोर निंदा करता हूं उन उपद्रवकारियों की जिन्होंने किसान के सम्मान से खिलवाड़ किया, किसान के आंदोलनों पर कलंक लगाने का काम किया। ये उपद्रवी हैं, ये आतंकवादी हैं, इनके खिलाफ घोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कभी किसान के हितैषी नहीं हो सकते। आपने एक वर्जन दे दिया, दो बातें महत्वपूर्ण कही आपने कि जो मांगे थी अब हो सकता है वो भी ना मानी जाए,
मतलब आप ये मान रहे हैं कि आंदोलन की वो धार अब नहीं रह गई। दूसरे, आप ये भी कह रहे हैं कि ये जो लोग थे ये उपद्रवी थे, इनको किसानों के साथ जोड़कर ना देखा जाए। अपराजिता सारंगी जी के पास मैं जाना चाहता हूं। अपराजिता जी, अब ये जो किसान नेताओं की तरफ से डिसएसोसिएट किए जाने का काम चल रहा है, इसको आप कैसे देख रही हैं? खुद को अलग किया जाना, क्या वाकई इसमें कुछ शरारती लोग घुस गए, उन्होंने इन लोगों को बदनाम कर दिया, या इनकी एक स्ट्रैटेजी थी जिसके तहत ये हुआ है और अब डिसएसोसिएट किया जा रहा है खुद को? दो बातें कहना चाहूंगी। प्रथम ये कि किसान संगठनों के अंदर फूट पड़ रहे हैं, यह उनका अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी इसमें हस्तक्षेप करना नहीं चाहेगी। किसी भी तरह का मंतव्य देना सही नहीं होगा। दूसरी बात मैं कह दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते करीबन पिछले 60 दिनों से विभिन्न चैनल्स पर यह कहती आ रही थी कि ये जो तथाकथित किसान आंदोलन चल रहा है, इसके पीछे कुछ देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी बाह्य शक्तियां हैं, जिसको कि हमारे विपक्षी दल भी उकसा रहे थे, उन्हें लाने का प्रयत्न कर रहे थे, और इन लोगों ने हमारे किसान संगठनों को दिग्भ्रमित किया। देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे विपक्षी दल, मैं इस मसले का राजनीतिकरण करना नहीं चाहती हूं, लेकिन जो सही है वो कहना होगा, स्पष्ट तौर से कहना होगा। बहुत विपक्षी दल हैं जो चाहते ही नहीं थे कि इस समस्या का समाधान हो। 26 नवंबर 2020 से आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है मैम। ये सवाल तो मैंने एक्चुअली आपसे पूछा भी नहीं कि आप इसमें बोलने दें। मैं आपके पास आऊंगा ना मैम, एक बार सबके पास में होके आ जाऊं, आप रहेंगी ना मेरे साथ पूरे कार्यक्रम में? आपके पास फिर से आऊंगा मैं। आपने जो एक बात कही है महत्वपूर्ण है कि इसमें बरगलाने वाले लोग आ गए, इनको बरगलाना शुरू कर दिया गया। ऑपोजिशन नहीं चाह रहा था कि ये शांत हो, और इसमें भ्रमित लोग भी शामिल हो गए और जिनका एजेंडा कुछ और था वो भी शामिल हो गया। अब मैं जरा लेकर इसको अनुराग भदौरिया के पास जाऊं। अनुराग भदौरिया, हमने ये तो देखा कि ट्रैक्टर रैली को सफल बनाया जाना चाहिए, ये आपके लीडर्स कहते नजर आए। ये जो घटना हुई उसके बाद हमने उतना मुखर कोई रिएक्शन देखा नहीं। देखिए, एक बात तो आपको मानना पड़ेगा कि समाजवादी हमेशा किसानों के साथ है, और एक बात मान लीजिए, किसान कभी गुंडा नहीं होता, और जो गुंडा होता है वो किसान नहीं होता। जिस तरह की घटना देखने को मिली दिल्ली के अंदर में, ये जो दिल्ली की सरकार है, ये जिम्मेदारी सरकार की होती लॉ एंड ऑर्डर की। भाई, लाखों किसान ट्रैक्टर लेके निकला था, वो लाखों किसान का तो जो अपने जहां तय रूट दिया था वो तो जा रहे थे। जो कुछ किसान जिस तरह को उपद्रवी टाइप के लोग जो घुसे हैं और जो आईटीओ से होते हुए लाल किले तक पहुंच गए, तो सरकार इसको नियंत्रण क्यों नहीं कर पाई? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? सारी जिम्मेदारी, मतलब कानून भी आप अनुराग भदौरिया, किसान अगर धरने पे बैठा है, अनुराग भदौरिया, तो आप उससे बात नहीं करना चाहते। अगर लाल किले पे कोई आपका एक तारतम्य बना हुआ है, आप एक मोमेंटम में बात कह रहे हैं, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन आवश्यक है इसलिए टोक रहा हूं। अभी मैं आपको यह भी दिखा दूंगा कि इससे पहले कब कब किसानों के संबंध में, किसानों के नाम पर कहां पर या किसानों की तरफ से कुछ किया जा रहा था, जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी और गोली चलानी आवश्यक हो गई, पुलिस को लगा, मैं बोल लूं ना, उनका डिस्क्रिप्शन था। नहीं, आप कहिएगा पूरी बात, आपकी बात मैं समझ गया। आज क्योंकि पुलिस ने संवेदनशील चेहरा दिखाया तो आप ये कह रहे हैं कि देखिए गुंडों को आजादी मिल गई। अगर वहीं पर और सख्ती से निपटा जाता तो आप कहते देखिए किसानों को निशाना बना दिया गया। तो आप क्या चाहते हैं कि क्या सिर्फ गोली मारना ही एक सोल्यूशन होता है? क्या प्रशासन का एक ही सोल्यूशन रह गया, ठोक देना? कमाल की बात करते हैं आप। पुलिस के पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होती है, आईबी की रिपोर्ट होती है, पुलिस मजबूती तरीके से लगती है, अपनी बैरिकेडिंग करती है। सिचुएशन के हिसाब से आप तो पोस्ट इंसिडेंट एनालिसिस कर रहे हैं अनुराग भदौरिया। मेरी बात ठीक है, आप ये बताइए। अरे आप कहिएगा ना, लेकिन मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूं अनुराग भदौरिया, आप ही के पास आऊंगा, जरा ये देख लीजिए। पहले तो आपको भी कुछ पर्सपेक्टिव और मिल जाए, क्योंकि आपने शुरुआत जो की वो ये लगा कि आप एक खास बात सोचकर दिमाग में आए हैं और उसको कह देना चाहते हैं। जरा ये भी देख लीजिए, उसके बाद वापस आ रहा हूं आपके पास। ये इंफॉर्मेशन जरा आप सब लोगों के लिए एक पर्सपेक्टिव देने का काम करेगा। जब किसानों पर गोलियां चली, आप अपने हिसाब से, क्योंकि आप सब प्रबुद्ध हमारे दर्शक हैं, आप जानते हैं तब किसकी सरकार कहां पर थी। अक्टूबर 1988 मेरठ उत्तर प्रदेश 5 मौतें हुई। जनवरी 1988 मुल्ताई मध्य प्रदेश 24 मौतें। मार्च 2007 नंदीग्राम बंगाल 14 मौत। अगली स्लाइड दिखाइए। ये किसानों की तरफ से किया जा रहा कोई प्रदर्शन या आंदोलन, जब पुलिस को अपने डिस्क्रिप्शन पर यह लगा कि अब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालने के लिए बल प्रयोग आवश्यक हो गया है।
लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े जाना, लोगों को समझाना, लेकिन इससे भी जब बात नहीं बनती तो हवाई फायर, और उससे बात नहीं बनती तो फिर वार्निंग के बाद गोली। मई 2011 गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश 2 मौतें, अगस्त 2012 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश 3 मौतें, 2012 सांगली महाराष्ट्र 1 मौत। यहां पर उसके फौरन बाद आप जानते हैं जब कभी गवर्नमेंट ये डिसीजन लेती है या एडमिनिस्ट्रेशन या डिसीजन लेता है तो जाहिर है हम सब खोलते हैं, हम सब के दिमाग में ये सवाल उठता है कि क्यों अनाज उगाने वाले, हम सब का पेट भरने वाले उन लोगों को, आंदोलनकारियों को यूं बल प्रयोग करके दबाने की, उनकी आवाज दबाने की, उनको कुचलने की कोशिश क्यों की गई। जाहिर है ये एक माइंडसेट है और यही माइंडसेट होना चाहिए। हम उनका इसीलिए जय जवान जय किसान इस देश में नारा दिया गया, लेकिन साथ में मौके के हिसाब से साथ दिखाई देना, मौके के हिसाब से अलग करके उनको गुंडा बता देना जो पहले साथ में उसी काफिले में चल रहे थे, और बाद में ये कह देना देखिए कार्रवाई नहीं की गई। क्या ये अपॉर्चुनिस्टिक राजनीति है? हिसाब से साथ दिखाई देना, मौके के हिसाब से अलग करके उनको गुंडा बता देना जो पहले साथ में उसी काफिले में चल रहे थे, और बाद में ये कह देना देखिए कार्रवाई नहीं की गई। क्या ये अपॉर्चुनिस्टिक राजनीति है या वाकई जो बात अनुराग भदौरिया साहब की तरफ से कही जा रही है, अब वो पूरा सुन लेते हैं, वही सही है? अनुराग भदौरिया, बात पूरी कीजिए। हाँ, देखिए, तो जिस तरह का सरकार, केंद्र सरकार अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में विफल रही है, तो हमें इस बात की चिंता होने लगी है जो हमारी सरकार हमारे लाल किले को सुरक्षित नहीं रख सकती, वो सरहद कैसे सुरक्षित रख पाएगी। कमाल की बात कर रहे हैं आप ही। ये जिम्मेदारी सरकार की होती है कि लाल किले पे लोग पहुंच गए और आप देखते रहे, आप और यहाँ पे आए बाएं साए बीजेपी बोलना शुरू कर दिया। बीजेपी की क्या किया जाना चाहिए था अनुराग भदौरिया? एक बार सुन तो लीजिए, सेंटेंस पूरा होने दीजिए, एक सब तो पूरा हो जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि जेएनयू में जो लोग घुसे थे, उसकी वो लोग को जेएनयू में जिन्होंने मारपीट की थी हॉस्टल में, वो लोग कौन थे? आज तक पता क्यों नहीं चला? आज तक पता क्यों नहीं चला कि जब वहां पे बसें चलाई जा रही थी वो लोग कौन थे? आज तक पता क्यों नहीं चला? टुकड़े टुकड़े गैंग में जो नारे लगाने वाले लोग थे वो कौन नारे लगा के जनता चली गई थी, कौन थे? आज तक पता नहीं चला। जवाब चाहिए आपको या अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ? इतनी नाकाम है कि किसी का पता नहीं लगा। जेएनयू में मारपीट करके चले गए, हथियार लेके, लाठी डंडा लेके लोगों को पीट के चले गए, आज तक पुलिस पकड़ नहीं पाई। इसके मतलब उत्तर दिल्ली की पुलिस है क्या? अपराजिता जी, दिल्ली की पुलिस है। ठीक है, अब आप अगर भाषण देने लगेंगे तो पूरी बात यहीं, फिर आपको ही सुनता रह जाऊंगा, डिबेट नहीं हो पाएगी। अपराजिता जी से जवाब ले लीजिए। अपराजिता जी, देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, वामपंथी दल हो, ये जो विपक्षी हैं, इनकी राजनीतिक जमीन अब नहीं रही देश में। अपना गोल पोस्ट बदलते रहते हैं, सारी जिम्मेवारी सरकार की है, इनका कोई दायित्व, इनका कोई कर्तव्य ही नहीं है। ये नहीं चाहते थे कि इस समस्या का समाधान हो। 26 नवंबर 2020 से लगातार किसान संगठनों के साथ, 40 किसान संगठनों के साथ अनवरत वार्तालाप चलता रहा। हमारी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को संवाद पर विश्वास है। संवाद से सारे विवादों का हल निकाला जा सकता। ये बार बार हमने कहा। नहीं, एक सवाल उन्होंने पूछा, बातचीत हुई अपराजिता जी, उसके बाद हमने कहा लाल किला को महफूज नहीं किया जा सकता, पर भी रख देंगे। लाल किले को भी महफूज नहीं किया जा सकता क्या? ये उन्होंने कहा कि कौन संभालेगा कानून व्यवस्था, और वो आपको याद होगा कार सेवकों। हाँ, बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं आपको कह दूं कि शांतिपूर्ण ढंग से ट्रैक्टर मार्च निकाला जाए, ये हमने कहा था। रूट चार्ट भी तय हुआ था। हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, हर एक भारतवासी जानता है इस बात को। उसके बाद इस तरह के तत्व जो मैं कहूंगी, जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं, जिन्होंने इस तरह का एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, इन लोगों ने जिस तरह का काम किया, हम सब शर्मसार हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत अपराजिता जी, सवाल ये नहीं है, वो है, पर्व के दिन वो है अपराजिता जी। नहीं, इस सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। देखिए, दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस के ये सवाल उठा रहे हैं कि ये अमित शाह के कर्मचारी और अधिकारी थे जिन्होंने ये होने दिया। मैं आपको कह दूं कि दिग्विजय सिंह जी क्या कहेंगे। दिग्विजय सिंह की मैं प्रवक्ता नहीं हूं। ये तो अनुराग भदौरिया भी पूछ रहे हैं ना, ये अनुराग भदौरिया भी पूछ रहे हैं। मंतव्य दिया, मैं भदौरिया जी की भी प्रवक्ता नहीं हूं। नहीं, प्रवक्ता नहीं, ये उठते हुए सवालों का जवाब तो आपसे चाहा जाएगा ना। ये पूछा जा रहा है कि क्या लाल किले को भी 26 जनवरी को महफूज नहीं रखा जा सका? दिनेश जी, मैं आपको याद दिला दूं, दिग्विजय सिंह के काल में जब ये मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश में, एक मुल्ताई गोलीकांड हुआ था जिसमें हजारों किसानों पर गोलियां चलाई गई। मैम, वो तो मैंने दिखाया अभी, वो तो बात की मैंने मैम।
वो जो सवाल पूछा जा रहा है कि 26 जनवरी को लाल किले तक भी अगर कोई गलत मंशा के साथ पहुंच रहा है, उसको अप्रोच करने से पहले रोका नहीं जा सकता क्या? देखिए, इनकी दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी को विरोध करना इनका अधिकार है, इनका कर्तव्य है और इनका यही काम है। ये अपनी राजनीतिक जमीन। चलिए ठीक है, जवाब मिला या नहीं अनुराग भदौरिया तय करें, दर्शक तय करें। लेकिन अब अगली खबर की तरफ चलेंगे। दिल्ली हिंसा के बाद गुरनाम सिंह की सफाई। गुरनाम सिंह ने भड़काऊ बयान से पल्ला झाड़ा। पहले कहा था रास्ता नहीं दिया तो बैरिकेड तोड़ेंगे। कुछ लोगों के बहकावे में आ गए किसान। गुरनाम सिंह ने कहा हमारा लाल किला जाने का असल में कोई प्लान ही नहीं था। यह भी कहा गुरनाम सिंह ने। गुरनाम सिंह ने अब क्या कहा है सुन लीजिए। पहले क्या कहा था सुनिए। 26 तारीख को अपने तैयारी करके ट्रैक्टरों के साथ आ जाएं, जबरदस्ती के बैरिकेड तोड़ के दिल्ली में घुसेंगे। दीप सिद्धू ने जो किया है हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। बहुत दिन पहले से गड़बड़ कर रहा है। आज जो उसने किया वो अति निंदनीय है। हमारा लाल किले पे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। वो बागी होके गया है और लोगों को भी उसके जो बहकावे में इस बात पे आगे कि हम रिंग रोड पे जाएंगे, लोगों को भी ये मालूम नहीं था कि लाल किले पे जाएंगे। और अब जरा ये बदलते सुर जो हैं इनकी वजह समझ में आ रही है। लेकिन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ बैठे हुए हैं। द्विवेदी साहब, मैं उसके फौरन बाद आपके पास आने वाला हूं एक तटस्थ राय के लिए, लेकिन अजय जी के पास पहले। अजय जी, चाहा जो जा रहा था वो सरकार ने नहीं किया। सरकार का पूरा डिस्क्रिशन है, वो अपने हिसाब से काम करे और उसके विवेक पर जाहिर है लोगों को भरोसा है, इसीलिए चुनकर भेजा गया है। अब ये कहना कि ये क्यों नहीं किया गया, ये तो उनके साथ मिले हुए हैं, फलाना कर रहे हैं, हर सूरत में चित भी मेरी पट भी मेरी नहीं करना चाहिए ना। अगर सख्ती बरत दी जाती तो ये किसानों के साथ ज्यादती हो गई। अगर सख्ती नहीं बरती गई तो देखिए लाल किले को भी महफूज नहीं रख पा रहे हैं। देखिए दिनेश जी, 5-6 बातें जो मुझे भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदया से जो जवाब चाहिए और सरकार से भी। एक तो जो सार्वजनिक रूप से जो न्यूज में चल रही है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और पुलिस ने मना किया था रैली के परमिशन देने के लिए, कि उनको खबर थी कि कोई असामाजिक तत्व और उपद्रवी लोग जो है इस मौके का फायदा उठा करके अराजकता पैदा करेंगे दिल्ली में। उसके बावजूद सरकार ने परमिशन दिया। पहला ये है, क्यों दिया? क्योंकि मैंने कभी नहीं सुना है, मैं तो पूर्व पदाधिकारी पुलिस में सेवा कर चुका हूं। अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो और अगर पुलिस प्रदेश की पुलिस अगर बोलती है कि मत दीजिएगा अनुमति, तो राजनीतिक अनुमति मुझे एकदम समझ में नहीं आता है। तो एक, दूसरा कि ये दीप सिंह सिद्धू के लगातार फोटो आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी के साथ, अमित शाह जी के साथ। तो लोग बोल सकते हैं कि देखिए ये फोटो तो किसी के साथ भी हो सकती है, बात सही, लेकिन 7 रेस कोर्स में पहुंचना कोई साधारण व्यक्ति के लिए आसान काम नहीं है। मुझे लगता है सांसद को भी उतनी सांसद के लिए तो परमिशन होगी जरूर और आसानी से जा पाएंगे, लेकिन अधिकांश लोगों को संभव नहीं है। तीसरा वीडियो जो चल रहा है कि वो दीप सिद्धू भागते हुए मोटरसाइकिल। इतने सारे सवाल इकट्ठे पूछ देंगे तो फिर जवाब नहीं ले पाएंगे। अभी यहीं तक रखिए। आपने 2 बातें कही, 26 जनवरी को बाकी भी पूछ लीजिएगा सर, बाकी के लिए मना नहीं कर रहा हूं। एक साथ पूछेंगे तो खो जाएगा आपका मामला कहीं। अपराजिता जी जवाब दे दीजिए। आ रहा हूं अजय जी, आपकी पूरी बात सुनूंगा, वादा करता हूं आऊंगा आपके पास। मैं कह दूं, देखिए जो मैंने कहा मैं पुनरावृत्ति करूंगी। कांग्रेस जो है ना, इनका अपना कोई अधिकार, अपना कोई कर्तव्य या दायित्व नहीं है। सिर्फ बीजेपी पर प्रश्न चिन्ह लगाना ही इनका अधिकार है। तो आज के दिन भी सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मैं आप सबको कह दूं कि सरकार की नीति और नीयत पर प्रश्न चिन्ह ना लगाएं। रही बात परमिशन देने की, देखिए संविधान के अंतर्गत अगर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन या शांतिपूर्ण रैली कोई भी संगठन करना चाहती है तो हम जरूर अलाउ करेंगे। दिक्कत क्या है? हमारी बातचीत हुई थी कि एक रूट पर यह चलेगी, पहली बात। दूसरी बात, इतनी संख्या में ट्रैक्टर लाए जाएंगे ये कहा गया था। ठीक है, और मैं अपराजिता जी अन्नदाताओं अगले सवाल का भी जल्दी से जवाब दे दीजिए और नटशेल में दे दीजिए प्लीज, कि क्यों सिद्धू दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ तस्वीरों में। दीप सिद्धू, देखिए मैं आपको बता दूं, द लॉ विल टेक इट्स कोर्स। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कल जो हुआ है वो मुझे लगता है कि ये एक लोकतंत्र, हमारे लोकतंत्र पर तमाचा है। ठीक है, तो आपने 2 अहम बातें कही। शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है और हम हमारे विवेक से ये सही लगा, हमने किया। ठीक है मैम, आगे बढ़ना है मुझको प्लीज। एक अहम खबर बताते हुए मैं आपके पास फिर लौटूंगा।
अभी द्विवेदी साहब के पास जाना पहले राउंड में भी मेरा बाकी है, पहले ये देख लीजिए और उसके बाद द्विवेदी साहब फौरन बाद आपके पास आ रहा हूं। अभी मैंने आपको ये बताया था कि जब भी किसानों के आंदोलनों के साथ कभी ऐसी स्थिति बन गई कि ज्यादा बल प्रयोग करना पड़ा, तो फिर उसके बाद क्या स्थिति बनी थी। अभी देखा आपने, अपराजिता जी ने मुल्ताई का उदाहरण दिया। कल ये अगर हो गया होता तो क्या सरकार कटघरे में होती, और क्या कल जो हो गया उसके बाद किसान आंदोलन के साथ अगर लोगों की संवेदनशीलता थी तो क्या वो कम हो गई है। दिल्ली में हाहाकार मचा, कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं सामूहिक जिम्मेदारी लेनी होगी। सामूहिक जिम्मेदारी के मामले में क्या कभी आखिर तक पहुंचा जा सकता है, और यह तय हो सकता है कि इसने किया था और इसके साथ क्या किया जाना चाहिए, अभी यह तय किया जाए। बहरहाल क्या वादा किया गया और क्या किया गया ये जरा देख लीजिए। गणतंत्र समारोह खत्म होने पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, कहा जा रहा है शांतिपूर्ण तरीके से ये करने की बात कही गई थी, लिहाजा हमने ऐसा किया। लेकिन ये मामला क्या शांतिपूर्ण रह गया था? शांतिपूर्ण जब नहीं रह गया तो किस वक्त ये तय किया जाएगा कि अब हमको बल प्रयोग करना पड़ेगा और कितना करना पड़ेगा? क्या वो उस हिसाब से वाकई पर्याप्त दिखाई दिया? गणतंत्र समारोह खत्म होने पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, हुआ क्या? तय समय से पहले दिल्ली में घुसने लगे प्रदर्शनकारी। 9 बजे के आसपास से ही शुरुआत हो गई थी पहुंचने की और बैरिकेडिंग को ढकेले जाने की, उस पर चढ़ने की। आउटर रिंग रोड पर 100 किलोमीटर के दायरे में रहेंगे, यह कहा गया था। किया क्या गया? सेंट्रल दिल्ली तक हजारों ट्रैक्टर के साथ घुस गए। क्या कहा गया और क्या किया गया? ट्रैक्टर मार्च में शामिल लोग पूरी तरह से शांति बरतेंगे, तलवारें लेकर पहुंच गए, शराब पीकर पहुंच गए, शराब लेकर पहुंच गए, साथ में जो और ले जा सकते थे वो भी ले गए, डंडे तो ले ही गए। लाल किले तक हंगामा और तोड़फोड़ की, पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाए जाने की कोशिश हुई। ट्रैफिक नियम का पालन करेंगे कहा गया था, हिंसा नहीं करेंगे। हुआ क्या? बैरिकेडिंग्स तोड़ डाले गए, पुलिस पर हमला किया गया। पुलिस वाले बेचारे किसी तरीके से खाइयों में कूद कर उन्होंने अपनी जान बचाई। किसी भी प्रदर्शनकारी के पास हथियार नहीं होंगे, ये कहा गया था। तलवार आपने देख लिया, और कौन से ऐसे हथियार होंगे जो अंदर उन्होंने कपड़ों में छिपाए होंगे वो सामने नहीं आए। लाठी, तलवार, दूसरे हथियार जो नजरों के सामने और कैमरों के सामने आए। भड़काऊ संदेश वाले बैनर, झंडे नहीं लगेंगे। लेकिन हुआ क्या? कई देश विरोधी गुटों के झंडे भी लहराए गए। दिल्ली पुलिस के घायल जवानों ने उपद्रवियों की पहचान बताई है। घायल जवानों के मुताबिक किसान के वेश में शामिल दंगाइयों के हाथ में तलवार और दूसरे हथियार भी थे। इतने हिंसक थे कि उनके पास हर तरह का हथियार था। इवन कई लोगों ने शराबें भी पी रखी थी और बड़े बड़े लठ झंडों में बांध रखे थे और उससे वार कर दी। एक आदमी को बहुत ज्यादा बेकाबू था बस पे तोड़फोड़ करने में। मैंने उसको जैसे ही पकड़ा, मेरे दोनों हाथों पे उन्होंने लठों से वार किया, जो बहुत ही गलत था। मैंने उन्हें काफी समझाया लेकिन वो किसी तरह बाज नहीं आए और बैरिकेड तोड़कर निकल गए। उन्होंने अचानक से वहाँ पर था और लाठी, डंडे और जो उनके पास अवेलेबल वेपन्स थे उनसे उन्होंने अचानक से हमला कर दिया और स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि पुलिस के लिए बहुत मुश्किल से माहौल को, पब्लिक को समझाना, उनको रोकना, उनको बचाना, उन जो उपद्रवी थे उनसे बचाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है, जिसमें चोट लगी है और बड़ी मुश्किल से बचाव हो पाया है। मेरे पास तलवारें थी, भाले थे, फर्जे थे, कई और सारी चीजें थी, डंडे थे। उसमें एक हमारा साथी था, उसको सर पे बहुत ज्यादा इंजरी थी, वो लगभग इंजेक्शन में था। तो मुझे लगा इसको अभी लेके निकलना बहुत जरूरी है, तो मैं उसको लेके निकल रहा था और मैं कह भी रहा था इसको हॉस्पिटल जाने दो, हम हॉस्पिटल जाने दो बस। जैसे हम लोग बाहर निकले, उन्होंने फिर उसको भी नहीं देखा और जो भी हो सकता था इनके पास, लाठी, डंडे, तलवार, उससे हमला कर दिया। मैं बॉडी प्रोटेक्टर पहना हुआ था, हेलमेट था, तो काफ़ी तो बहुत सारे ब्लोज हेलमेट में झेल गए। लेकिन एक बाद में तलवार थी मारी किसी ने तो हेलमेट टूट गया। उसके बाद फिर मैं भी थोड़ा बेहोश हो गया। द्विवेदी जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है? तो क्या आपने प्रश्न क्या किया? हम सवाल यह है कि क्या पुलिस के सामने यह स्थिति रही होगी कि ये लोग किसानों के आंदोलन के नाम पर आए हैं, इनके साथ कैसे हम बल प्रयोग करें? क्या इस बात ने उनके हाथ बांधे रखे? देखिए, प्रारंभ से ही किसान आंदोलन हो रहा था, उसको शासन बहुत ही शालीनता से और बिना बल प्रयोग किए डील कर रहा था। सच बात यह है कि शुरू से ही ये लोगों का रास्ता रोके हुए हैं, जो कि गैर कानूनी काम है और इतने अधिक लोगों को ये परेशानी पैदा कर रहे हैं। लेकिन शासन ने कभी बल प्रयोग नहीं किया और अब वही नीति अभी भी थी
और चूंकि आश्वासन दिया था इन लोगों ने कि हम शांतिपूर्वक निकाल लेंगे, तो पुलिस के सामने न तो वो सोचते थे कि हम बल प्रयोग करना पड़ेगा, और बल प्रयोग की स्थिति ये थी कि बहुत बड़ी फायरिंग करनी पड़ती। इतना लंबा जुलूस था, इतने ज़्यादा लोग थे कि एक दो आदमी के मरने से काम नहीं चलता, इसमें जगह जगह फायरिंग करनी पड़ती। तो निश्चित रूप से पुलिस का ये विश्वास था कि हम बिना बल प्रयोग किए जहाँ तक संभव हो इसको निकाल दें, अन्यथा दिल्ली में आग लग सकती थी जो स्थिति थी। ये बल प्रयोग से काम ऐसे में नहीं चलता, उसकी जिम्मेदारी पूरी किसान नेताओं की है। और सच बात तो देखिए, अगर आप प्रारंभ से देखें तो ये किसान के हित का आंदोलन ही नहीं है, इसका उद्देश्य ही किसान हित नहीं है। चलिए, आपको यहीं पर रोकता हूं द्विवेदी जी, क्योंकि आपने एक तटस्थ राय दी है। अनुराग भदौरिया जी को उनकी बातों का जवाब मिला क्या? बिल्कुल नहीं मिला। वो कह रहे हैं कि कानून बहुत अच्छा है। मैं कह रहा हूँ किसान 60 दिनों से बैठा है। 100 से ज्यादा किसानों की मौतें हो गई, 100 से ज्यादा अन्नदाता की मौत हो चुकी है। क्या इस पे किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ट्वीट किया? क्या उन्होंने चिंता जताई? किस भारतीय क्या होना चाहिए भदौरिया जी? ये वैसा किया जाना चाहिए था क्या जैसा आपने कार सेवकों के साथ किया था आपकी पार्टी ने नवासी में? वैसा होना चाहिए था? पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए। मैंने देखिए, आप जो पूछ रहे हैं उसका जवाब मैं दूं, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब आप नहीं दे। आप किसी बात से संतुष्ट भी नहीं है। अब जरा मास्टर शिवराज जी से मैं जरा ये समझ लूं। मास्टर शिवराज जी, एमएसपी मुख्य मुद्दा था जिसको लेकर तकलीफ थी। एमएसपी को लेकर सरकार ने कहा था हम लिखित में आश्वासन देने के लिए भी तैयार हैं। फिर ये बात क्यों? और ये भी कहा गया अगर फिर भी आप नहीं मानते तो स्थगित कर दीजिए 1-1.5-2 साल के लिए, चलिए फिर कमेटी बनाकर इस पर चर्चा कर लेते। मतलब ये माय वे और हाईवे, हम तो जो हमने सोचा है बस वो वही करेंगे, यो तो ऐसे ही चाल लेगी वाली नीति क्यों अपना कर रखी गई? जितना ये नए बिल जो लाए वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जितना बड़ा मुद्दा देश में एमएसपी का है, क्योंकि सन 67 से एमएसपी क्लियर होती रही है। एमएसपी को कहते हैं मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, और देहात में इसको कंट्रोल रेट भी कहते हैं। जो गांव के आदमी एमएसपी से नहीं समझते, कंट्रोल रेट, जो सरकार कंट्रोल रेट घोषित करती है, जिसके लिए सरकार ये कह रही थी कि हम लिख के देने को, गारंटी लिख के देने को तैयार है। सरकार इस बात पे नहीं आ रही थी। क्यों? कि हमारी देश की सरकार सारा किसान का गल्ला नहीं खरीद सकती। किसान ने इतना अन्न उत्पादन कर दिया है, एफसीआई के गोदाम भरे पड़े, मात्र 6% किसानों को एमएसपी मिलती है कंट्रोल रेट। तो ये हम रूट पर भी इसलिए जाना चाह रहे थे सर, क्योंकि वक्त तो हमारे पास कम है। समझ गया मैं बता रहा हूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर में खरीदार आए वो एमएसपी से नीचे ना खरीदे, एमएसपी से नीचे ना खरीदे, क्योंकि पहले भी एमएसपी को लेकर आश्वासन अगर मिला। इसको सरकार मान लेती, ठीक है, तो आज गणतंत्र दिवस कलंकित नहीं होता। ठीक है, गणतंत्र दिवस कलंकित इसलिए नहीं होता, या फिर आपको यह लग रहा है कि सरकार ने अपनी तरफ से कंसिडरेशन रखा, आपकी बातों को माना भी, अकोमोडेट करने की कोशिश भी की, उन्होंने संशोधनों के संदर्भ में भी सहृदयता दिखाई, ये भी कहा कि इसको एक काम करते हैं अभी नहीं लागू करके स्थगित करके रखते हैं, तब तक बात कर लेंगे। लेकिन ये कहना कि अभी रिपील करो, ये सही था क्या? बहुत संक्षेप में बोलिएगा, हाँ या ना। उसी के लिए मैं कह रहा हूं, जिस समय सरकार ने यह कहा कि हम 1.5 साल के लिए इसको स्थगन कर रहे हैं और एक किसान और सरकार की बैठ के कमेटी बनाएंगे, तो मेरा अगले दिन का अमर उजाला में लेख है, मैंने उसका सरकार का समर्थन भी किया, स्वागत किया, और किसान नेताओं से भी कहा अगर सरकार 2 कदम आगे बढ़ी है तो किसान नेताओं को भी विशाल हृदय करके 4 कदम आगे बढ़ना चाहिए, और जिद अड़ियल रवैया किसी तो मास्टर शिवराज ये कह रहे हैं कि अगर सरकार 2 कदम चली थी तो किसान संगठनों को भी 4 कदम चलने चाहिए थे, लेकिन वो तो इतने कदम चल गए कि वो लाल किले पहुंच गए। यहां देखिए आप क्या कहा गया है। अब दिग्विजय सिंह इस पर कैसे सियासत कर रहे हैं, देखिए। दिल्ली हिंसा पर दिग्विजय सिंह का हैरान करने वाला बयान आया है। दिल्ली में उपद्रव करने वाले सरकारी मुलाजिम किसानों ने 15 लोग पकड़कर पुलिस को दिए। पकड़े गए लोगों के पास सरकारी आई कार्ड मिले। किसान हिंसक नहीं हो सकते, दिग्विजय सिंह ने कहा। 2 महीने से शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे थे किसान। और मुल्ताई वाले मामले का उदाहरण तो अभी अपराजिता जी ने दिया ही था। 2 महीने से जो लोग शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे हैं वो हिंसक हो नहीं सकते। इसमें कौन लोग शामिल हो गए? 15 लोग किसानों ने पकड़कर दिल्ली पुलिस को दिए हैं, उनका नाम उजागर होना चाहिए। उन सब के पास सरकारी मुलाजिम होने का आइडेंटिटी कार्ड मिला है। ये गजब बात है। एक तरफ ये कहना आंदोलनकारियों की तरफ से कि बाहर से उपद्रव करने वाले आ गए थे, तो आपने इंश्योर क्यों नहीं किया कि बाहर से उपद्रव करने वाले आपके आंदोलन में शामिल ना हो?
आपने जब पुलिस के साथ आपकी मुलाकातें हो रही थी तो क्यों नहीं कहा कि देखिए हम तो कर रहे हैं, आपके रूट को फॉलो भी करेंगे, लेकिन ये लोग हैं जिनसे हमें ये आशंका है कि ये लोग आके गड़बड़ी फैला सकते हैं, इन पर निगाह आप रखिएगा। ये इस बात को प्रीएम्प्ट क्यों नहीं किया गया? अब जबकि ये हालात हो गए हैं तो खुद से पल्ला झाड़ा जा रहा है। और दिग्विजय सिंह तो ये कह रहे हैं कि आई कार्ड मिल गए। कौन है वो जिसके आई कार्ड मिले हैं? उसको पकड़कर अगर सुपुर्द किया गया तो उसके आई कार्ड की फोटो का खींच के सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया कि वो व्यक्ति कौन था? ये केवल ये सियासी स्टेटमेंट्स हैं या इनमें सच्चाई है? जरा अजय जी से समझ लूं। देखिए दिनेश जी, 2-3 बातें हैं। एक तो यदि आज सरकार के रवैया अगर आप देखेंगे तो आज एफआईआर हुआ है और जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो खबरें आ रही हैं उसमें किसान नेता लोग के ऊपर जो नामजद अभियोग करके दिल्ली पुलिस ने एफआईआर किया। लेकिन जिस व्यक्ति दीप सिद्धू जिसका वीडियो है, हर आदमी कह रहा है कि ये लाल किला के उपद्रव में सबसे बड़ा रोल इसका था, वो मोटरसाइकिल मारता है, उसके नाम उसके एफआईआर नहीं है, कम से कम 7 नहीं है। उसी तरह से जेएनयू को याद कर लीजिए, जब जेएनयू में नहीं, अभी विषयांतर ना करें सर, अभी विषयांतर ना करें, अभी जिस मुद्दे पर हैं उसी पर रहें, वरना बात फिर मैं अपराजिता जी के पास जाता हूं। अपराजिता जी, सिद्धू अगर उस आंदोलन से जुड़ा हुआ था, वो लोगों को भड़का रहा था, 2 दिन पहले बल्कि 19 तारीख को एक यूट्यूब में वीडियो डाला गया था जिसमें कहा गया था कोई सिंगर है मिस्टर ढुल, उन्होंने कहा था हम तो जाके वहां लाल किले पे झंडा फहराएंगे। इन सब चीजों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? दिनेश जी, मैं बहुत साधारण सी बात को स्पष्ट तौर पर कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी न्याय में विश्वास करती है, कानून में विश्वास करती है और हम किस तरह कानून का अवलंबन करें इस दिशा में काम करती है। मैम, ये पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट है जो आप दे रही हैं। नहीं, देखिए अपराजिता जी, ये पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट है मानसिकता तो आप, और ये लेकिन जब आप बोल रही हैं ना अपराजिता जी, तो क्लीशे जैसा सुनाई दे रहा है। मतलब ये सुनाई दे रहा है जैसे सरकारें ये कहती रही हैं। दिनेश जी, जो भी दोषी है उसे पकड़ा जाएगा, जो भी रहे। सनी देओल जी ने अपने ट्वीट में लिख के दिया है कि इस व्यक्ति के साथ उनका कोई संबंध नहीं, किंतु मैं कह दूं, चलिए आप सिद्धू के बारे में ये जवाब दे रही हैं। आप ये कह रही हैं कि दीप सिद्धू अगर उसकी फोटो खिंचा लेने से कुछ नहीं होता, अगर वो गलत है तो कार्रवाई होगी। अनुराग भदौरिया, ये मुस्कान किस लिए है, जरा बता दीजिए, कंक्लूड कर दें इसी बात पर। वो जिस तरह का बयान दे रही भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, ऐसा लग रहा है एक रटी रटाई बात वर्षों से है सरकार की तरफ से बोल दे रही है। ये बात तो मैंने वो जिम्मेदारी लेने से भाग रही है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं एक सवाल के साथ, ये सवाल के साथ आप समाप्त कर रहा हूँ। अनुराग भदौरिया जी, आपने बहुत अच्छी विवेचना की, जरा ये समझा दीजिए सरकार को क्या करना चाहिए था 3 लाइनों में। सरकार के पास आईबी है, सरकार के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है, सरकार को पहले से ही लाल किले की घेराबंदी रखनी चाहिए थी, उनको रूट को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना चाहिए था और वहां पे ऊपर को नहीं आने देना चाहिए। अनुराग भदौरिया ठीक कह रहे हैं क्या? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा सर, वक्त नहीं है। द्विवेदी जी के पास जा रहा हूँ। जो भी भदौरिया जी कह रहे हैं, ये जिम्मेदारी थी किसान संगठनों की कि अपने आदमियों को वहां न ले जाते। किसान संगठनों की जिम्मेदारी, अगर आपने आंदोलन करने की जिम्मेदारी संभाली है तो बाकी जिम्मेदारियां भी आपकी होती हैं। वक्त नहीं है, वरना मैं आप सबको भी अकोमोडेट करता। अगर अपराजिता जी को लेकर ये कहा जा रहा है कि आपने रटी रटाई जैसी बातें कह दी, तो अनुराग जी, आप भी लग रहा है जैसा विपक्ष में रहते हुए पार्टियां जो बोलती हैं आप भी वही बोल रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अड़ी क्योंकि हमें है देश की पड़ी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।